गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फाउंडेशन कोर्स होगा अप टू नीट आईआईटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में बढ़िया से समझ जाएंगे अच्छे से, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान हो जाएगी। एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है, जब कोई रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कि ये है A2 और ये है B2 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2AB में, तो आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पर A बॉन्ड A है और ये A बॉन्ड A है और ये B बॉन्ड B है। ये कन्वर्ट हुआ है ये बॉन्ड B में प्लस A बॉन्ड B में। आपने इसमें देखा क्या? देखा ये कि ये जो ओल्ड बॉन्ड है, पहले से A के बीच में बॉन्ड बना है, ये B के और A के बीच में जो बॉन्ड बना है ये पहले से बना हुआ ओल्ड बॉन्ड है। इसकी ब्रेकिंग होती है, ब्रेक हो जाता है और इसमें एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म में आप जो पढ़ते हैं वो ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग पढ़ते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक्चुअल में रिएक्टेंट होता है और ये होता है प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शंस के समय रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हमें इसी बात को समझना है कि कैसे कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और कैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर हम ये बात जान जाएं कि कैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और कैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो हम पूरे रिएक्शंस के स्टेप को समझ जाएंगे और रिएक्शंस के स्टेप को समझना ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब रिएक्शंस कंप्लीट होने में हमें 3-4 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। 3-4 पॉइंट के कारण होता है। पहला तो आपने देखा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और दूसरे में आप देखेंगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और तीसरा पॉइंट ये है कि इस बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशंस में कोई रिएजेंट यूज होता है। तो वो रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट यानी कोई रिएजेंट क्या होते हैं कि रिएजेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग कराते हैं। और चौथा पॉइंट है इफेक्ट लगता है इसमें, कोई इफेक्ट। इफेक्ट क्या है कि किसी एक्सटर्नल रीजन से, एक्सटर्नल कारण से जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स पर चार्ज का डेवलपमेंट होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमें यही बात समझनी होगी। अगर हमें 4 पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम रिएक्शंस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना होगा क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड लिखने के पहले आपको थोड़ी सी बात मेरी समझनी पड़ेगी। पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिएक्शंस हम लोग करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन से, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक, तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली किस बॉन्ड से बने होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो अगर हम ये जान जाएं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इसके ब्रेक होने के प्रोसेस क्या है, तो हम बॉन्ड ब्रेकिंग जान जाएंगे मॉलिक्यूल्स के। अब हमें ये पता चला कि ये 2 टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पहले से हम लोग जानते हैं, ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा हुआ है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। जनरली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आके रुकता है, यानी ये इस पोल पर आ जाता है, तो इसीलिए इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, बॉन्ड होता है, वो दो सेम एटम्स के बीच में बनता है, और इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस होती है दोनों के इक्वल होते हैं, और बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट होता है, यानी मिडिल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया। जब ये ब्रेक होता है तो ये कैसे ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर जाएगा और यहाँ से वर्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को चला जाएगा, एक इधर को चला जाएगा, तो ये बनाएगा फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? और ये जो है A कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस B एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो तरह से क्लीवेज होता है। इस टाइप के क्लीवेज को कहते हैं हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ये तो हमने एक जनरल आइडिया दिया आपको, तो अब हमको लिखना पड़ेगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है। होमोलिटिक क्लीवेज पहले लिखें, देन हेट्रोलिटिक। आप एक बात समझ गए होंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। क्यों बनता है? होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बना? क्लीवेज से क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी ऐसा क्लीवेज जिसमें कि आफ्टर क्लीवेज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन इक्वली होता है ऑन बोथ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और इससे बनेगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल। इन जनरल आपसे पूछता है कि फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल की डिफिनीशन क्या है। तो फ्री रेडिकल एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन हुआ है बाय क्लीवेज ऑफ, बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप यहां लिख सकते हैं कि फ्री रेडिकल इज अ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन, फ्री रेडिकल is radicals are a product obtained by homolytic cleavage of non-polar covalent bond, non-polar covalent bond in which बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बीपी लिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। अब एक टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल कितना होगा आपको, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल बताएं। तो बहुत से टाइप्स के फ्री रेडिकल हैं। पहले रिमार्क की कुछ बात आप नोट कर लें। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें रिमार्क आप लिखिए पहले, मैं आपको बताऊं। जैसे हैलोजन है, जैसे मेनली क्लोरीन समझिए, Cl, एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना,
ये लाइट की प्रेजेंस में, Hν मीन्स फोटॉन मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाता है। इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड फ्री रेडिकल्स, ठीक ना। लेकिन यही अगर यहां पर डार्क हो जाए या फिर एक कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो जाए जैसे FeCl3, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ पुश हो जाएगा और ये Cl प्लस और Cl माइनस बनाएगा, यानी ये क्लोराइड पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव है। देखिए जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है वो डिपेंड कर रही है इस बात पर कि यहां पर हमने क्या लिया है, ठीक। तो ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है। तो रिएजेंट जो होता है वो उस बात पर डिपेंड करता है बॉन्ड की ब्रेकिंग का नेचर, ठीक है। तो ये आप रिमार्क में पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यानी अगर कहीं लाइट है, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 और CH3, अब आप देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और लेकिन अगर आपने यहाँ पे लाइट ले लिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर ये बनाएगा CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। तो ये रिमार्केबल पॉइंट है। यानी लाइट या हीट भी ले सकते हैं, तो हीट को हम डेल्टा से इंडिकेट कर दें तो इसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब आप लिखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। कितने टाइप्स के फ्री रेडिकल्स हैं तो जरा सा हम लोग देखते हैं। जो फ्री रेडिकल है, जैसे मान लो कि ये है H, H, H और H। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे लाइट या हीट डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये बनाया CH3 फ्री रेडिकल और प्लस H प्लस H फ्री रेडिकल, इसे कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर हम यहाँ पे R ले लें, R, C, H, H और H, तो ये फिर ऐसे मूव कर जाएगा और ये हो जाएगा R, H, H एंड H। ये हो जाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अगर हमने यहां पे 2 R ले लिया और फिर मूव कराया, हाँ यहाँ पे लाइट होनी जरूरी है, ये लाइट है ना, तभी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर हमने यहां पे 3 R ले लिया और फिर यहां पे कराया Hν बाई हीट, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बना ये? 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। इसके अतिरिक्त और है, अगर हम इसे हटा दें और यहां पर लिखें बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, आपको पता होगा बेंजीन रिंग, और यहां पर लिखते हैं CH, H, H, ठीक ना, और यहां पर लाइट, ये इलेक्ट्रॉन इधर को
और ये वाला इधर को, तो ये बनाएगा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल CH2 और प्लस ये है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इसके अतिरिक्त एक और होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH लाइट, ये वाला यहां और ये वाला यहां, ये बनाया CH2 CH2 फ्री रेडिकल, ये कहलाता है एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो आपने देखा ये 5 टाइप का फ्री रेडिकल होता है, 1 2 5 6 टाइप का। ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल। सारे फ्री रेडिकल में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है, और ये कोई जरूरी नहीं है ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है या हीट से। अब हम इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो आते हैं अगले पॉइंट को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल आप लिख लीजिए। तो पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है? पहला हो सकता है, जैसे आपको फ्री रेडिकल में मान लो कोई पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला, तो आप बता सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल ले लो, मिथाइल फ्री रेडिकल, यही तो है। ये बना कहां से है? ध्यान से देखिए, ये बना होगा, अभी आपको बताया था, यहां से बना है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर भी है। तो इसमें क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था, एक इधर चला गया था। तो अब इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल कितना हो जाएगा? फ्री रेडिकल को FR लिखते तो कितना हो गया? 7। दूसरा, और नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? निश्चित है 7 है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका? कैसा है बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा कि डायामैग्नेटिक नेचर का होगा? तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला कोई भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ये नोट कर लीजिए, दिमाग में रखिए, और ये आप लोगों को दिमाग में होगा भी। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया इसका? इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन आप में से कोई बता सकता है क्या? आपको मालूम होगा निश्चित है। तो ये
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फार्मूला दे रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होगा, इफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, देन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, एंड इफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, देन कौन सा, sp2। इफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, देन कौन सा, sp3। इफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 5, देन कौन सा, sp3d। इन तक रहने दो, इससे यहां पे निकल जाएगा। आप देखिए जरा, ये है आपका फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री रेडिकल ये है, और इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना आया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 क्यों, ये अनपेयर्ड है, यहां क्या चाहिए, पेयर्ड चाहिए। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक भी नहीं, तो ये टोटल क्या हो गया, 3। अब फॉर्मेट देखो क्या है, अगर 3 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, यानी इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। कौन सा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन भी निकल गया। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल क्या आती है, 180, sp2 पे 120, sp3 पे 109 डिग्री 28 मिनट, sp3 पे, sp3d पे, sp3d पे आती है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। एक्चुअल में जब ये 180 आती है तो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और इसका होता है प्लेनर ट्राइगोनल। क्या होता है, प्लेनर ट्राइगोनल। इसका होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ऐसे में इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5th पॉइंट, स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछता है फ्री रेडिकल का, तो ये कैसा होगा, चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक, अब बॉन्ड एंगल क्या होगी इसकी, बॉन्ड एंगल क्या होगी, लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है। अब स्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, कंपटीशन में भी पूछी जाती है। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि फ्री रेडिकल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, और फ्री रेडिकल्स में नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1। फ्री रेडिकल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो कहेंगे पैरामैग्नेटिक है। फ्री रेडिकल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर ट्राइगोनल। फ्री रेडिकल की बॉन्ड एंगल क्या होगी, 120। अब हम लोग फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी निकालने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 1 डिग्री और मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करते हैं, या पहले रिमार्क लिखते हैं, तब आपको वो समझ में आएगा। देखो रिमार्क में क्या लिखते हैं, जो R ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, मतलब अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भेजता है, अपने पास से दूर की तरफ भेजता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर H लगा है, यानी ये मिथाइल फ्री रेडिकल है।
और यहां पर एक R लगा है, यानी ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किधर को खींच लिया जाएगा, इधर को कि इधर को, तो क्या बताएंगे? तो इसमें ये देखना होगा कि ये जो R ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, किधर को? अपने से दूर। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है यानी ये इसको अपने से दूर भेज रहा होगा, और इसमें चूंकि R नहीं है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब कि इसमें अट्रैक्शन किसकी तरफ हुआ? इलेक्ट्रॉन का, इधर। और रिपल्सन किससे हुआ? R से। तो जो अट्रैक्ट कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन हो या कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसने इससे रिएक्शन किया ना, तो यानी ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया। और ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया तो ये मोस्ट स्टेबल में तो हुआ। और ये लेस स्टेबल हुआ या लीस्ट स्टेबल हुआ? इसका मतलब क्या आपने देखा कि जो स्टेबिलिटी है आप एलिफैटिक फ्री रेडिकल या एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ R ग्रुप। नंबर ऑफ R ग्रुप, जितना ज्यादा R ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल हुआ। 3 डिग्री फ्री रेडिकल is more stable than 2 degree free radical, is more stable than 1 degree free radical, is more stable than methyl free radical. methyl free radical कहने का मतलब RCR is more stable than RCRH, is more stable than RCHH, is more stable than HCHH। ठीक ना? एक और बात है, इसको हटा देना, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको नीचे वाला हटाने जा रहे हैं। एक और बात है, इसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की बात करनी है और उसकी स्टेबिलिटी एलाइलिक फ्री रेडिकल मतलब CH2 free radical is more stable than CH2 free radical is more stable than alkyl free radical, यानी ये इनसे। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएं तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 is more stable than this, is more stable than, is more stable than, is more stable than, is more stable than
स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये एलाइलिक फ्री रेडिकल और ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये आपने देखा, आपको समझ में आया होगा। इसका एक और भी कारण बताते हैं। स्टेबिलिटी का एक और कारण है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल है और क्यों ये कम स्टेबल है, क्यों कम ये उससे कम है, क्यों इससे कम है। इसका जो मेन कारण है वो मैं बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो CH बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड होती है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी CH बॉन्ड एनर्जी। कहने का मतलब जैसे ये समझ लीजिए, हटा देने से, ये तो ऑर्डर है। जैसे ये एलाइलिक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, H और H। ये फ्री रेडिकल में कब कन्वर्ट हुआ होगा, जब यहां पर ये वाला बॉन्ड यहां HCl आपने हीट करके ये इधर को चला गया होगा। तो ये इस बॉन्ड को टूटने के लिए कितने किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 86 किलो कैलोरी की है, ठीक। लेकिन अगर यहां बेंजाइलिक की बात कर लें, जब ये टूटा होगा तो HMu ऑब्लिक हीट और यहां बनाया CH2 फ्री रेडिकल, यहां प्लस H फ्री रेडिकल यहां भी रहेगा, यहां भी फ्री रेडिकल रहेगा। अब इसमें कितने की हो गई, ये 88 किलो कैलोरी हो गई, 88 किलो कैलोरी। इसे मैं तो हटा सकता हूं, आपको देखने से लग गया होगा कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, CH बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन अगर हम तीसरे की भी बात कर लें कि ये क्या है, यहां पर तो निश्चित है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी और भी कम होगी, और भी ज्यादा होगी, और इसकी होगी 96 किलो कैलोरी, और ये टूटेगा फिर इसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल। कहने का मतलब कि जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी सबसे कम है। देखो, आप एकेडमिक में अगर पढ़ रहे हैं तब तो आपसे सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्या है। तो इसलिए मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये फार्मूला दे दिया हूं और इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूं। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, वो उसका उल्टा, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक ना। तो अभी आपने यहां पर देखा, अब इसको हटा सकते हैं, नीचे वाले को यहां तक रफ कर दें आप। मुझे लगता है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अगर हम यहां पे 2 डिग्री का बनाएं, 2 डिग्री, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जानते हैं, और कम और ज्यादा हो जाएगी, ये 98
किलो कैलोरी हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर 1 डिग्री की बात करते हैं तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी और ये एग्जैक्ट 100 किलो कैलोरी हो जाएगी। 100 किलो कैलोरी। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर मिथाइल की आप बात कर लें तो इसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी 105 किलो कैलोरी। इसीलिए मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे अधिक अनस्टेबल होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो ये हमने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये 1/CH बॉन्ड एनर्जी है, ठीक ना। यानी जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, उससे कम स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और उससे कम स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल है। यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें, ये दूसरी पेन से लिखते हैं, यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ लिखिएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल, यहाँ बेंजॉइलिक फ्री रेडिकल और यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल और यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है सबकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी कितनी है? इसकी है 86 किलो कैलोरी। इसकी कितनी है? 88 किलो कैलोरी। और इसकी कितनी है? 96 किलो कैलोरी। इसकी है 98 किलो कैलोरी। इसकी है 100 किलो कैलोरी। इसकी है 105 किलो कैलोरी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वो है और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। यानी नीचे से ऊपर जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? एलाइलिक फ्री रेडिकल की। तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कार्बोनियम आयन कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? हेटेरोटिक क्लीवेज से। तो सबसे पहले हेटेरोटिक क्लीवेज होता क्या है? जैसा कि नाम ही है हेटेरोटिक क्लीवेज, इसका मतलब क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ द एटम। जैसे मान लो कि ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे निश्चित है कि इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। अगर ये मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इसको हम ना लेकर के मान लो हम ले लिए कि C है और चलिए यहाँ पर ले लीजिए H है। तो अब इस H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो कितना होती है? 2.1 और कार्बन की होती है 2.5, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखिए कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? कार्बन की। तो ये क्या करेगा? ये दोनों बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और ये ऐसे टूट जाएगा।
ये यहां से कुछ भी लगाए हुए हैं, तो ये बनाएगा क्या, प्लस, और ये बनाएगा, सॉरी ये माइनस बनाया और ये प्लस बनाया। एक टाइप का तो ये क्लियर हुआ, कब, जब कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन अटैकिंग ग्रुप से, अटैकिंग ग्रुप और एटम से। ये एक मान लो है। बी टाइप में जरा देखिए, जब कार्बन से लगा हो, जैसे क्लोरीन मान लो, क्लोरीन लगा हो, फ्लोरीन लगा हो, कुछ और भी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। अब यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी आपको पता चला 2.5, क्लोरीन की होती है 3.0, यानी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव निकल गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर को होगा, और जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसे होगा। अब यहाँ ये बनाएगा क्या, इससे कुछ भी लगा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये देखिए, ये बना कार्बेन आयन, ये क्या बना, कार्बेन आयन, यानी कार्बन निगेटिव आयन, और ये बना कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन यानी कार्बन पॉजिटिव आयन। तो हेटेरोटिक क्लीवेज से दो डिफरेंट ऑर्गेनिक आयंस बनते हैं। एक जो है, जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन से डायरेक्ट लगा हो तब कार्बन आयन बनता है, और जब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव बना हो तब कार्बोनियम आयन बनता है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कार्बोनियम आयन की, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट विच ऑब्टेन बाय हेटेरोटिक क्लीवेज ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। ठीक ना, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, प्रोडक्ट विच ऑब्टेन बाय द हेटेरोटिक क्लीवेज ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन आर नोन एज कार्बोनियम आयन। कार्बन आयन की डिफिनेशन अगर आपको जानना है तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट विच ऑब्टेन बाय द हेटेरोटिक क्लीवेज ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज और ग्रुप ऑफ एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। ठीक ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सीधे लिखना होगा कि टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन भी कई टाइप के हैं, जिसे हम आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।